हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त के सब पे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारी बीएससी की फिजिक्स चली हुई है और इसमें पार्ट चला हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और आज एक नए टॉपिक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है क्या? ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद भी इसके 2 से 3 लेक्चर रहने वाले, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट बीएससी से जुड़े हुए हैं और उन पर फिजिक्स है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से है या फिर और कोई सी भी यूनिवर्सिटी से है जो एनईपी के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम में आ रही है, और ये टॉपिक उनका आ रहा है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ से इसका छोटा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से इसका छोटा क्वेश्चन भी रहता है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है और 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है क्या? आज ये टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे भैया हम। ठीक है, और इस टॉपिक में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और टॉपिक नेम है हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट, यानी कि ट्रांजिस्टर बियास परिपथ। यानी कि हमने डायोड बायसिंग पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके कम से कम ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी 7.5 के भी और 15 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब हम देखते हैं एक बार। इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके 3 से 4 लेक्चर इसके रहने वाले हैं भाई। 3 से 4 लेक्चर इसके रहने वाले हैं। तो भैया आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। ये छोटे क्वेश्चन में आपकी पूछी जाती है ज्यादातर, यानी कि ये आपकी 3 नंबर की या 7.5 नंबर के टर्म्स में पूछी जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है, विश्वसनीय प्रवर्धन क्या होता है, पहले ये जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कंडीशन फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी कि विश्वसनीय प्रवर्धन की क्या क्या शर्तें हैं। और शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग छोटे वे में क्या है। फिर इसके क्या देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग के टाइप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। स्नेहा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है स्टूडेंट, आज हम ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम। एक बार इन टॉपिकों पे मतलब नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है भाई। चलो, आपने ये टॉपिक नोट कर लिए, जल्दी जल्दी से बताओ। इससे पहले वाला भी ये टॉपिक एक बार मोटा मोटा सा नोट कर लो कि ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ रहे हैं सर्किट, इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, एक बार नोट कर लो जल्दी जल्दी से सभी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पहले हम देखते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हुए अच्छे से इस टॉपिक को देखेंगे। फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है? फेथफुल फेथफुल एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन यानी कि विश्वसनीय, विश्वसनीय प्रवर्धन, विश्वसनीय प्रवर्धन। ठीक है, ये टॉपिक हम अच्छे तरीके से देखेंगे भाई। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा ध्यान से समझना फेथफुल एम्पलीफिकेशन का बेसिक कंसेप्ट के साथ। अब समझो, देखो, अगर मैं सपोज करो कोई सिग्नल ले, ये कोई सिग्नल ले, ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम पे भी बता के आया था। ये किसका सिग्नल है? एसी का, एसी का सिग्नल है ये। और ये कैसा है? अपने आप में वीक है, कमजोर है। ठीक है, अब यदि एम्पलीफायर की हेल्प से इसका इसे हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब देखो, पहले हमारा इनपुट का एसी सिग्नल था और वीक था, ये कमजोर था। अगर ऐसा हुआ,
कि यो सिग्नल ऐसा का ऐसा ही बना रहा है, पहला एसी था अब भी कैसा बना रहा है, एसी ही बना रहा है, और ये कैसा हो जा, स्ट्रोंग हो जा, ऐसा हो जाए। यानी कि अब भी यो कैसा है, एसी का सिग्नल है, बट अब इसमें अंतर क्या आ गया, यो कैसा बन गया, स्ट्रोंग सिग्नल बन गया, स्ट्रोंग सिग्नल बन गया, शक्तिशाली बन गया। यानी कि पहले यो एसी का सिग्नल था, ये वीक था, अब ये क्या बन गया, एसी का सिग्नल है, ये स्ट्रोंग बन गया। अब क्या एक बात बताओ, पहले भी शेप एसी की थी अब भी शेप एसी की है, यानी कि शेप कोई चेंज, शेप में क्या कोई चेंज हुआ, तो आप कहोगे शेप नो चेंज, शेप में आकृति में इसकी कोई परिवर्तन हुआ नहीं, यानी कि शेप में, यानी कि आकृति में क्या इसका कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। और क्या हो गए, वीक से, वीक एसी सिग्नल्स है, वीक एसी सिग्नल्स है, कैसा हो गया, वीक एसी सिग्नल्स है, यो हो गया कैसा, स्ट्रॉन्ग एसी सिग्नल, स्ट्रॉन्ग एसी सिग्नल। तो ऐसी एम्पलीफिकेशन को, ऐसे ही प्रवर्धन को हम बोलते हैं फेथफुल, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आप सभी को समझ में आया ये विश्वसनीय प्रवर्धन, विश्वसनीय प्रवर्धन। एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ, माना कोई एक हमारे पास एसी का सिग्नल है, ठीक है, हमारे पास, सर ये एप्लीकेशन है, सर ये एप्लीकेशन है, मतलब सर पीछे, तो देखता हूँ मैं एक बार, कहाँ पे बता रहे हो आप, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अच्छा सॉरी, ठीक है इसे सही कर लो, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ठीक है, विश्वसनीय प्रवर्धन, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। तो एक बार और बता देता हूँ, फेथफुल एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, एसी का वीक सिग्नल था, लेकिन अब क्या हुआ, शेप चेंज ना हुई, और ये एसी का सिग्नल स्ट्रोंग हो गया। यानी कि शेप तो चेंज ना हो, और वीक एसी सिग्नल किस में चेंज हो जाए, स्ट्रोंग एसी सिग्नल में, तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को बोलते हैं क्या, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी कि विश्वसनीय प्रवर्धन। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी को फेथफुल एम्पलीफिकेशन समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही अगर, अगर ऐसा होता, अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसा होता, अगर अब की बार ऐसा होता, मान लो एसी का सिग्नल है हमारे पास में, ये एसी का सिग्नल है, एसी का सिग्नल है, और ये क्या होता, ये एम्पलीफाइड तो हो जाता, बट इसका फेज कट जाती है ऐसे, बस ऐसा हो रह जाता है, ऐसा हो जाता, तो क्या यो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, तो आप कहोगे फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं है, यानी कि यो कैसे एम्पलीफिकेशन हो जाओगे, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। यानी कि इसका सिग्नल कैसा हो गया, एम्पलीफाइड तो हो गया, लेकिन इसकी शेप कट गई, पहले हमारा एसी का था, और शेप कटने के बाद क्या हो गया, ये डीसी का हो गया, मतलब एक तरीके से। तो अनफेथफुल, अविश्वसनीय प्रवर्धन, यानी कि इस पे विश्वास नहीं करा जा सकता। ये ऐसा मान कर चलो, ऐसा मान कर चलो भैया, ऐसा मान के चलो कि आपने बैंक को पैसा दिया, आपने बैंक को पैसा दिया, उसने आपका बढ़ाने की जगह घटा दिया पैसा, तो क्या यो वो अच्छा किया उन्होंने, तो आपका जवाब रहेगा नहीं, हमने बैंक को इस वजह से पैसा दिया था, वो हमारे पैसे को सुरक्षित तो रखे ही रखे, और उसे बढ़ा देवे। लेकिन आजकल आप देखते होगे कुछ बैंकों में, अगर आपका मिनिमम अकाउंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, पैसा कट जाता है, तो यानी कि वहां पे अनफेथफुल
कंडीशन है भैया हमारे। फेथफुल कंडीशन तब होती जब हमारा पैसा ना कटता, ऐसा का ऐसे ही रहता और हमारा बढ़ता रहता, तो वहां पर कैसी होती फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। क्या आप सभी को समझ में आ गया फेथफुल एम्प्लीफिकेशन और अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन के बारे में? जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, कंडीशन ऑफ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। अगला टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, यानी कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन यानी कि विश्वसनीय विश्वसनीय प्रवर्धन की शर्तें क्या है, क्या क्या शर्त इसकी होनी चाहिए। अब यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा है ओनली कि राइट द कंडीशन ऑफ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, बस आपको लिखनी है। आपको मान लो 3 नंबर में आपको राइट लिखने को कह दे, बस खाली आपको लिखनी है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन में कह देता है कि राइट द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कंडीशन, तो आपको क्या लिखना है? पहले केस में आपको लिखना है प्रॉपर मिनिमम प्रॉपर मिनिमम प्रॉपर मिनिमम जीरो सिग्नल जीरो सिग्नल कोलेक्टर करंट जीरो सिग्नल कोलेक्टर करंट। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ क्या होना चाहिए और इसका जीरो सिग्नल कोलेक्टर करंट का मतलब क्या है। यानी कि उचित न्यूनतम शून्य शून्य सिग्नल संग्राहक धारा, उसमें ये होनी चाहिए। अच्छा जी, पहली कंडीशन है कि अगर किसी में प्रॉपर मिनिमम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होगा तो वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की कंडीशन दिखाई देगी। अच्छा, मैं अगर आपको कह दूं क्या कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट किसे कहते हैं, ये शून्य सिग्नल संग्राहक धारा किसे कहते हैं, ये एक तरीके से आपके कंप्यूटर का क्या है, यूपीएस है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर का यूपीएस है। अब हम अपने कंप्यूटर में यूपीएस क्यों लगाते हैं? हम अपने कंप्यूटर में यूपीएस इस वजह से लगाते हैं कि भैया अगर बीच में लाइट भग भी जाए तो कंप्यूटर को झटका ना लगे। अगर झटका लग गया तो क्या होगा? विंडो उड़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट किसका काम करता है? हमारा इसका यूपीएस का काम करता है। जीरो सिग्नल इस वजह से कहा कि मतलब इसका वैसा तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन काम क्या होता है, यदि लाइट भग गई तो ये झटका ना लगा हुआ है कंप्यूटर में और कंप्यूटर को बचा लाए अच्छे तरीके से विंडो उड़ने से। तो इस वजह से जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एक तरीके से एम्प्लीफिकेशन में किसका काम करता है? यूपीएस का काम करता है। ठीक है जी, ये वाला स्टेप समझ में आ गया कि यानी कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट यदि उसमें बना हुआ है तो वो क्या करेगा? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की पहली कंडीशन को दिखाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। 3 होती है वैसे तो, फिर अगर ये राइट लिखने को कह दे फिर डिस्क्राइब करूंगा इन्हें आगे। अगर राइट लिखने को कह दे तो 3 नंबर में बस, अगर डिस्क्राइब करने को कहता है तो 7.5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, वो आगे समझाऊंगा। अब नेक्स्ट है एट एनी इंस्टेंट एनी इंस्टेंट एनी इंस्टेंट एनी इंस्टेंट प्रॉपर प्रॉपर मिनिमम वीबी, यानी कि बेस एमीटर वोल्टेज उसमें बना रहना चाहिए भैया। यानी कि अ, किसी भी क्षण न्यूनतम या उचित उचित न्यूनतम आधार उत्सर्जक वोल्टेज
आधार उत्सर्जक वोल्टेज। यानी कि इसमें दूसरी कंडीशन है कि इसमें किसी भी क्षण ना मिनिमम वीबी बना रहना चाहिए। वीबी क्या है? बेस एमिटर वोल्टेज। यानी कि दूसरी कंडीशन है अगर उसके अंदर वीबी की वैल्यू प्रॉपर बनी हुई है, मिनिमम से मिनिमम भी बनी हुई है जितनी होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगा कि कितनी वैल्यू होती है वीबी की मिनिमम से मिनिमम। तो कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। वीबी की वैल्यू लगभग भी 0.3 के आसपास में होती है, यानी कि वीबी की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम, प्रॉपर मिनिमम वी सी। यानी कि किसी भी क्षण, किसी भी क्षण उचित न्यूनतम संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, उत्सर्जक वोल्टेज। ये तीनों कंडीशन एक बार नोट डाउन कर लो। अगर लिखने को आ गई तो आप ऐसा लिखाओगे, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको कंडीशन लिखने को आवा कि फेथफुल और कंडीशन ऑफ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, तो बस आप इतना लिख देना। लिखने को आवा बस, कितने को आवा है? लिखने को आवा बस कि भाई क्या होती है। अब इन्हें अगर वो एग्जाम में ये कहता है कि एक्सप्लेन करके भी बताओ, मान लो चाहे फिर वो 3 नंबर में एक्सप्लेन करवाने को कह दे या फिर 7.5 मार्क्स में एक्सप्लेन करने को कहते, फिर तो मैं करनी पड़ेगी। और वो करनी कैसे पड़ेगी वे आपको बता रहा हूँ। पहले तो अगर राइट लिखने को कहते हैं डायरेक्टली तो बस ये लिख दो, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करने को कहते हैं तो ये तीनों लिखने के साथ साथ क्या करनी है? एक्सप्लेन भी करनी है। अब एक्सप्लेन कैसे करनी है एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से, फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है हमें इन तीनों कंडीशन को, ठीक है। एक्सप्लेन में देखते हैं। पहला पहला था हमारा पहला था हमारा प्रॉपर मिनिमम, प्रॉपर मिनिमम जीरो सिग्नल, जीरो सिग्नल कोलेक्टर करंट, कोलेक्टर करंट। यानी कि आप ये लिखोगे उचित न्यूनतम शून्य संग्राहक, संग्राहक धारा। तो आप इसमें क्या काम करोगे? आप इसमें 2 लाइन अपनी तरफ से क्या लिखोगे इसमें एक्सप्लेन करके कि भैया अगर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट यदि एग्जिस्ट करती है, कलेक्टर करंट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, मतलब होती है, इसमें होती है। तो आप लिखोगे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। क्या लिखोगे? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, तो वहां पे लिखा होगा अनफेथफुल, अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन, अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन। पहले पॉइंट में तो बस इतना ही लिख देना, कोई ज्यादा दिक्कत समस्या रहेगा नहीं तुम्हारे साथ में। लेकिन इसके साथ एक आध लाइन बना के लिख दियो कि भाई ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होगा तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होगी, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नहीं होगा तो अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन होगी। ये एक तो बात तो क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं मैं,
नेक्स्ट स्लाइड पे क्या था हमारा, नेक्स्ट स्लाइड थी हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम वी बी ई वी बी, यानी कि किसी भी समय, किसी भी किसी भी क्षण उचित न्यूनतम, उचित न्यूनतम बेस, बेस का मतलब आधार, आधार, ये होगा ना बेस, और ये क्या होगा एमीटर, एमीटर को क्या है उत्सर्जक, उत्सर्जक वोल्टेज। अब कितनी होनी चाहिए वो समझो इस बात को। अब मैं आपको दो केस समझाता हूँ, दो डायग्राम दिखाता हूँ, उन दो डायग्राम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करियो, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करियो। हमारे पास दो डायग्राम है, ये आई भी है, इधर भी आई भी है, आई भी, और इधरली साइड में है हमारे वीबी, वीबी, इधरली साइड में वीबी। अच्छा वीबी तो आपको पता होगा बेस एमीटर वोल्टेज, आई भी आपको बेस करंट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बेस करंट, बेस करंट यानी कि आधार धारा पल्ली साइड में, और ये क्या है हमारे पास बेस एमीटर, बेस एमीटर वोल्टेज, ठीक है, बेस एमीटर वोल्टेज यानी कि आधार उत्सर्जक वोल्टेज, उत्सर्जक वोल्टेज, ऐसे यहाँ पे ये समझ गए। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कंडीशन जर्मेनियम के लिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे 0.3, और यहाँ पे 0.4, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये करंट कुछ इस तरीके से जाती है और यहाँ से उठती है ऐसे। तो कितने से उठा, 0.3 से उठा, तो यानी कि ये 0.3 से उठा, तो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए वीबी की, जर्मेनियम के लिए कितनी होनी चाहिए, 0.3 वोल्ट होनी चाहिए। वीबी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जर्मेनियम के लिए, 0.3 वोल्ट। अच्छा इसके लिए देखा, सिलिकॉन के लिए देखा, सिलिकॉन के लिए देखा, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए देखो ऐसा ऐसा बहुत कम 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 लेकिन 7 पात तो ऐसा उठ जाएगा, कितने पात तो 7 पात तो ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीबी की वैल्यू सिलिका के लिए कितनी होती है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 0.7 वोल्ट। अब इन दोनों डायग्राम को बना लो और इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लो, ठीक है। कैसे समझोगे एक बार नोट कर लो जल्दी जल्दी से यहां तक। अब ये वाला डायग्राम बना लिया, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लो एक बार। क्या लिखोगे, नोट पॉइंट लिख लो। अब ध्यान से समझ लो दूसरे वाले पॉइंट को कैसे कैसे समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम वीबी, वीबी कितना होना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम वीबी कितना होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए। अगर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, तो 0.3 वोल्ट पे कैसी एम्पलीफिकेशन आओगे, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। लेकिन यदि कहाँ तक, यहाँ तक की कंडीशन तक, यहाँ तक की कंडीशन तक, ये जो डायग्राम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रफली बता रहा हूँ मैं, ये चलो ना तो साइड में लिख देता हूँ मैं, ये बता देता हूँ फेथफुल एम्पली। अब यहाँ पे चलो मैं एक साइड में इसे करके बता देता हूँ, ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। अब देख लो एक बार यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ वीबी की वैल्यू जीरो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए
वीबी की वैल्यू जर्मेनियम के लिए कितनी होती है? 0.3 वोल्ट होती है। जर्मेनियम के लिए कितनी होती है? 0.3 वोल्ट। इतने तक तो यो कैसे दिखाएगा? फेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी कि मिनिमम इतना तो होना ही होना चाहिए। लेकिन यदि मैं आपसे कह लगूं फेथफुल एम्पलीफिकेशन यानी कि विश्वसनीय प्रवर्धन दिखाओगा, लेकिन यदि 0.3 से कम कम रही, यानी कि 0.3 से कम कम टर्म्स पे देखो कैसे दिखाओगा? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, अविश्वसनीय प्रवर्धन दिखाओगा। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी पहले डायग्राम से कि ये वीबी की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए जर्मेनियम के लिए? 0.3, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन रहेगी। अगर 0.3 से कम कम रही यहाँ पे, तो कैसी कैसी रहेगी हमारी? अनफेथफुल। अनफेथफुल का मतलब क्या होता है? अनफेथफुल का मतलब होता है सिग्नल कट रहा है, और फेथफुल का मतलब क्या होता है? सिग्नल पूरा का पूरा वैसा का वैसी है। तो पूरा का पूरा सिग्नल हमें कब मिलेगा? 0.3 वोल्ट पे। ठीक है जी, 0.3 वोल्ट पे। और कब कट जाएगा? 0.3 वोल्ट से कम कम पे। जल्दी बताओ, पहला केस समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करो, पहला केस समझ में आया आपको? अब ये दूसरा केस यहाँ पे बता रहा हूँ इसके लिए। यदि वीबी की वैल्यू सिलिका में कितनी? 0.7 वोल्ट से 7 वोल्ट है, तो हमारी कैसे दिखाएगा? फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ये कैसे दिखाएगा? फेथफुल एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन अगर 0.7 वोल्ट से कम कम है वैल्यू किसी की भी, ठीक है, तो कैसे दिखाएगा? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आपको समझ में आ गया? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन यानी कि ये निचले वाले में तो अविश्वसनीय, और 0.7 पे कैसा दिखा होगा? विश्वसनीय। कैसा दिखा होगा? विश्वसनीय। जल्दी से बताओ, इस वाले में ये विश्वसनीय दिखाएगा यहाँ पर ये कैसा दिखाएगा यहाँ पे? अविश्वसनीय। जल्दी से बताओ, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट में हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि वीबी की वैल्यू अगर हम जर्मेनियम लेकर चल रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम? वीबी की वैल्यू 0.3 होनी चाहिए जर्मेनियम के लिए, और 0.7 कितनी होनी चाहिए सिलिका के लिए। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन अच्छा नीचे नीचे है। अगर 0.3 से नीचे नीचे जर्मेनियम के लिए दिखा रहा है तो अनफेथफुल, अगर 0.7 से नीचे नीचे दिखा रहा है तो कैसा? अनफेथफुल। ये दोनों कंडीशन समझ में आती है हमारे। क्लियर है यहाँ तक का? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है ये वाली बात। फिर हम तीसरी टर्म्स को नोट डाउन करेंगे अच्छे से। तीसरी टर्म्स चलेंगे भाई। ठीक है, अब तीसरी टर्म्स पे चलते हैं। तीसरी टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं भाई। तीसरी टर्म्स हमारी क्या थी वैसे नॉर्मली लिखने में? तीसरी टर्म्स क्या थी? एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम 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 वी सीई, यही तो थी वी सी, यानी कि किसी भी क्षण किसी भी क्षण किसी भी क्षण न्यूनतम न्यूनतम सी का मतलब क्या होता है? संग्राहक संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है भाई, तो इसके लिए भी दो ग्राफ आएंगे हमारे। दो ग्राफ बनाओ भाई। जल्दी जल्दी से दो ग्राफ बनाओ, और दो ग्राफ में हमारी कहानी पता चलेगी क्या बताई हुई है। तो वी सी यहाँ पे रख दो दोनों में, ऐसे यहाँ पे वी सी यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे आई सी, और यहाँ पे क्या होगा? आई सी।
और ये आपको पता होगा आईसी को बोलते हैं कलेक्टर करंट। क्या बोलते हैं? कलेक्टर करंट, यानी कि संग्राहक धारा, संग्राहक धारा। और वीसी को बोलते हैं संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे जर्मेनियम के लिए यहाँ पे, और इसके बाद देखेंगे सिलिका के लिए यहाँ पे। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से ये कुछ डायग्राम से हमारे बना लो। ठीक है, देखो भाई, इसका कुछ ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा आता है, इसका ग्राफ कुछ यहाँ से हमारा ऐसा आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक कट आया, इस कट को बोलते हैं वी नी पॉइंट, वी नी पॉइंट। इसमें जर्मेनियम के लिए ये वाली वैल्यू कितनी होती है? अगर यहाँ पे देखने लगा तो 0.5 वोल्ट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखने लगूँ, ये कितनी रहेगी? ये वी नी नी वोल्टेज भी बोल देते हैं ऐसे, तो ये रहते हैं 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन, और सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन रहेगी। इससे नीचे नीचे अनफेथफुल रहेगा। समझ में आया बात? नोट डाउन कर लो यहां तक का एक बार। ठीक है भाई, फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस कहानी को। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है टर्म्स कि जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट पे, 0.5 वोल्ट पे किसकी वैल्यू? वीसी की वैल्यू, वीसी की वैल्यू कितनी? फेथफुल एम्पलीफिकेशन दिखाओगे, फेथफुल एम्पलीफिकेशन दिखाओगे, यानी कि विश्वसनीय प्रवर्धन दिखाओगे, विश्वसनीय प्रवर्धन दिखाएंगे। और 0.5 वोल्ट से यदि कम कम आ रही है कोई टर्म्स, तो कैसे दिखाओगे? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी कि अविश्वसनीय प्रवर्धन, अविश्वसनीय प्रवर्धन। जब भी फेथफुल एम्पलीफिकेशन आ जाए तो समझिए सिग्नल पूरा अनफेथफुल, अनफेथफुल आ जाए, सिग्नल कट गया। ठीक है, अब यहाँ सिलिका के लिए आ जाओ। सिलिका के लिए यदि 1 वोल्ट आ रही है, किसकी वैल्यू? वीसी की वैल्यू, तो हम कह देंगे फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अगर 1 वोल्ट से कैसी आ रही है? कम कम आ रही है, तो कैसे लिखेंगे हम? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अविश्वसनीय। जल्दी से बताओ, अगर 3 नंबर में आया तो बस तीनों कंडीशन लिखनी है, जब राइट कह दे, लेकिन जब एक्सप्लेन कर दे तो जैसा मैंने ये पूरे तीनों आपको समझाए हैं, ये आप आ जाकर उसमें बना देना। जल्दी से बताओ, समझ में आया सभी को? अगर समझ में आएगा तो थंब कर दो जल्दी जल्दी से सभी, और नोट डाउन कर लो यहां तक का। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली इसमें? हमने देख लिया फेथफुल एम्पलीफिकेशन देख लिया, फिर हमने देख ली कंडीशन फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन की। अब देखेंगे शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग पे, शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग पे। ठीक है जी, क्या देखेंगे? शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। चलो एक आध एक पॉइंट और यहां से, एक स्टेबिलिटी फैक्टर और लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी कि स्थायित्व गुणक, स्थायित्व गुणक। इसे भी आज देख लेंगे, ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग में।
इसको देखते हैं हम, शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है। चलो अपने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग। अब देखो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, अगर मैं आपको यहाँ से अभी बता दूंगा, चलो कल बता दूंगा इसके बारे में, मतलब कैसा उसका क्वेश्चन अलग से, पर अभी आप शॉर्ट नोट देखो ट्रांजिस्टर बायसिंग की। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या, कि भैया अभी हमने देखा कि पहला था हमारा, पहले टर्म्स क्या थी, प्रॉपर मिनिमम, प्रॉपर मिनिमम, जीरो सिग्नल, जीरो सिग्नल कोलेक्टर, कोलेक्टर करंट। पहली कंडीशन ये थी हमारी, अभी जो लिखा था हमने। सेकंड क्या थी, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम, प्रॉपर मिनिमम वी बी। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट प्रॉपर मिनिमम, प्रॉपर मिनिमम VCE। ये तीन कंडीशन थी हमारे ट्रांजिस्टर बायसिंग की, तीन कंडीशन थी ये हमारी। अब जो इन तीन कंडीशन को, अब जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करावे, जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करावे, सेटिस्फाइड करावे, सेटिस्फाइड करावे, ऐसी टेक्निक को, ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिस्टर बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग बोलते हैं। यानी कि आपके माइंड में तो एक जवाब आ गया होगा कि भैया ट्रांजिस्टर बायसिंग तो एक तरीके से फेथफुल एम्पलीफिकेशन की कंडीशन ही है। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करावे, ऐसी टेक्निक को, ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग बोलते हैं। तो जब कभी आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग आवे एग्जाम में, तो आप वहां पर फेथफुल एम्पलीफिकेशन की तीनों कंडीशन लिख दियो और बता दियो जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे, ऐसी टेक्निक होती है हमारी ट्रांजिस्टर बायसिंग। जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या आप सभी को समझ में आ गई ये वाली कहानी कैसे बताई मैंने। जल्दी जल्दी से भैया कमेंट करके बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार थंब करके बता दो, क्या आप सभी को समझ में आ गई ये वाली कहानी। अभी ये वैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिए थे ये, आप चाहे तो दोबारा से भी लिख सकते हो। उचित न्यूनतम शून्य संग्राहक, शून्य संग्राहक धारा, ये दोबारा से भी लिख देते मैंने। किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण उचित न्यूनतम, उचित न्यूनतम बीबी, ऐसी किसी भी क्षण, किसी भी क्षण उचित न्यूनतम, उचित न्यूनतम VC। ठीक है भैया, तो ये तीनों टर्म्स हमें यहाँ पे लिख देनी है। चलो अगला टॉपिक हम इसमें लिखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या लिखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, ये छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे चले जाओ, स्टेबिलिटी फैक्टर, और हेडिंग लिख दो इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर की। ठीक है भैया, क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी फैक्टर। ये आपका छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये वाला स्टेबिलिटी फैक्टर का। और स्टेबिलिटी फैक्टर के बिना ट्रांजिस्टर बायसिंग की जो तीन और हैं, तीन पूरे बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं हो सकते। तो पहले हमें
स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। ट्रांजिस्टर बायसिंग तो आपको क्लियर हो गया, एक बार थंब कर दो जल्दी जल्दी से सभी। अब हम समझते हैं भैया क्या स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर इसे बोलते हैं स्थायित्व, स्थायित्व गुणक, स्थायित्व गुणक। ठीक है भैया, ये ध्यान से समझना स्टूडेंट क्या होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना। स्टेबिलिटी फैक्टर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी बी ओ। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो स्टेबिलिटी फैक्टर का हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब समझो डेल आई सी क्या है यहाँ पे। अब हम कह लगे कि भैया आप डिफाइन कैसे करोगे स्टेबिलिटी फैक्टर को। तो ये देखो आईसी क्या है, आईसी होता है कलेक्टर करंट। क्या होता है, कलेक्टर करंट, यानी कि संग्राहक धारा, संग्राहक धारा। और ये होता है हमारा लीकेज करंट, लीकेज करंट यानी कि क्षरण धारा। तो अब आप आसानी से यहाँ से डेफिनेशन अपनी बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि कलेक्टर करंट में चेंज, ये डेल्टा चेंज को दिखाता है, कलेक्टर करंट में चेंज का रेशो, कलेक्टर करंट में चेंज और लीकेज करंट में चेंज का रेशो स्टेबिलिटी फैक्टर एस कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये दोबारा से समझ लो। कलेक्टर करंट में चेंज और लीकेज करंट में चेंज का रेशो एस कहलाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर स्थायित्व गुणक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब इसमें कुछ कंडीशन समझ लो अच्छे से, अच्छे से समझ लो अच्छे से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मिनिमम, जितनी एस की वैल्यू मिनिमम रहेगी, एस की वैल्यू कितनी रहेगी, मिनिमम रहेगी। अगर एस की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, तो यो कैसे दिखाओगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन दिखाओगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन दिखाओगा, यानी कि विश्वसनीय प्रवर्धन दिखाओगा, विश्वसनीय। ध्यान से समझिए, नोट पॉइंट है याद रखने, विश्वसनीय प्रवर्धन। ये नोट पॉइंट बता रहा हूं, ये आप एग्जाम में भी जाकर लिख सकते हो। ठीक है, एस की वैल्यू यदि मिनिमम है तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन दिखाओगा। तो एस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस, यानी कि एस का न्यूनतम, न्यूनतम मान कितना होता है, एक होता है। कैसा होता है, एक होता है। तो याद रखियो एस की वैल्यू यदि एक आ रही है तो ये बेस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर को शो कर रहा है, बेस्ट, बेस्ट फेथफुल एम्पलीफिकेशन को शो कर रहा है, बेस्ट फेथफुल एम्पलीफिकेशन को। यानी कि एस की वैल्यू यदि 1 है तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन रहेगी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी विश्वसनीय प्रवर्धन रहेगा यहाँ पे, विश्वसनीय प्रवर्धन रहेगा। ठीक है, और बात ध्यान से समझ लो, अगर एस की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है वहां पे जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होगा, जीरो। पहली बात तो ये बात समझ लो कि जहां पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा वहां तीनों कंडीशन तो अप्लाई होगी, तो जीरो मत ना लिखो आप, तो तीनों ही होगी वहां पे। ठीक है, और एस बराबर 1 है, एस बराबर यदि 1 है तो डिस्टोर्शन वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा, डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन लेस कंडीशन होगी, डिस्टोर्शन लेस कंडीशन। अब भैया डिस्टोर्शन लेस किसे बोलते हैं, विकृतिहीन, यानी कि शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होगा, विकृतिहीन, यानी कि अगर एस बराबर 1 है डिस्टोर्शन लेस रहा होगा, यानी कि शोर ना बिल्कुल भी नहीं होने का, शोर बिल्कुल भी नहीं होने का। समझ में आया, जल्दी से बताओ स्टेबिलिटी फैक्टर क्लियर है आप सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, क्या स्टेबिलिटी फैक्टर क्लियर है आप सभी को। जल्दी से बताओ। ठीक है, तो
यहाँ तक के लेक्चर में आज हमने क्या क्या समझा, एक बार दोबारा से समझ लो। ठीक है, आज जो हमने लेक्चर में समझा, आज हमने पढ़ा कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन विश्वसनीय प्रवर्धन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, विश्वसनीय प्रवर्धन की शर्तें क्या होती है। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर बायसिंग की, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट में हमने देखा। फिर हमने पढ़ा स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व गुणक क्या होता है, वो देखा हमने। ठीक है, वो कैसे कैसे देखा आपने सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में कौन सी चीज डिस्कस करेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं पहले से पहले। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। और एक बड़ा लेक्चर होने वाला है यहाँ पे, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। कितने होते हैं मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, 3 होते हैं, और तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना है। उनमें से मैं आपको बता दूंगा 3 होती है ट्रांजिस्टर बायसिंग के मेथड, उनमें से एक आता है, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लास्ट टाइम पे नेक्स्ट बार बता दूंगा। तो अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट सभी को, कल आपकी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है आपकी कल की क्लास ज्यादा लेंथी रहे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्या आप सभी को समझ में आया हो, अगर सभी को समझ में आया हो एक बार थंब कर दो, वीडियो को थंब कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है भाई, वीडियो को पूरा देखो करो शुरू से लास्ट तक, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।